नमस्कार। आज हम इकाई 5 के अंतर्गत विभिन्न विषय के ऊपर विचार विमर्श करेंगे, जिसके अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग, जिसे बोलते हैं हरित गृह प्रभाव या भूमंडल ताप वृद्धि। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तीसरा है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत में छिद्र, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण, और एनर्जी सोर्सेज, मतलब ऊर्जा को किस तरह से हम संजो के रख सकते हैं, उसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। इन सब के बारे में आज इकाई 5 के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडल ताप वृद्धि मानव द्वारा प्रकृति के साथ किए गए हस्तक्षेप के अंतर्गत कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। उन सारी समस्याओं में से एक सबसे प्रमुख समस्या वर्तमान में हर व्यक्ति को झंझोर रही है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। पर्यावरणीय समस्याओं में भूमंडलीय ताप वृद्धि मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसों के ज्यादा वृद्धि के कारण ये प्रभावित करती है। हरित गृह प्रभाव तीव्र औद्योगिकीकरण और वाहनों द्वारा निकले गए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे बोलते हैं N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे बोलते हैं CO, मैथेन जिसे बोलते हैं रासायनिक भाषा में CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इस तरह से विभिन्न प्रकार की गैसों का वातावरण में विचरण करना और उनका पर्यावरणीय क्रियाओं में हस्तक्षेप करना हरित गृह प्रभाव के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में हम ये महसूस भी करते हैं कि दिन प्रतिदिन तापमान में वृद्धि होती जा रही है। हमारी भारतीय जो एक वर्ष है, जिस भारतीय वर्ष के आधार पर भारत में एक कैलेंडर के आधार पर विभिन्न प्रकार से हम ऋतुओं को उल्लेखित करते हैं, जिसमें शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो इस तरह से ग्रीष्म ऋतु का जो प्रभाव है वो दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। आज वर्तमान में धरती धधकते हुए आग के रूप में परिलक्षित हो रही है। गर्मी इस तरह से पड़ रही है, ताप इस तरह से बढ़ रहा है कि व्यक्ति की सहन शक्ति कम होती जा रही है और व्यक्ति को शारीरिक रूप में उस ताप को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रह रही है। त्वचा संबंधी कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका प्रभाव विश्व में बिगड़ते हुए पर्यावरणीय संतुलन के कारण देखा जा रहा है। इसमें तापमान में वृद्धि निरंतर होना, जो कि प्राकृतिक संरचना को एक विकराल रूप दे रही है। पृथ्वी में वायुमंडल में कुछ प्रदूषित गैसों की मात्राओं में अगर वृद्धि होती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव उसे अलग अलग तरीके से बताता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से यह देखा जाता है जहां पर शीत प्रदेशीय क्षेत्र हैं, जहां पर फसल को उगाने के लिए शीत प्रदेशीय क्षेत्रों में इस हरित गृह प्रभाव का एक कांच का घर बनाया जाता है, जो कि ग्रीन कांच का होता है। उस ग्रीन कांच के घर के अंतर्गत फसल को उगाया जाता है। उस फसल के अंतर्गत क्योंकि बाहर का जो ताप है वो बहुत ठंडा है, उस ठंडे ताप में वो फसल उग नहीं पाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा, इस हरित गृह प्रभाव द्वारा उस फसल को उगाया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कांच के इस घर के अंदर सूर्य से आने वाली किरणें जब कांच के घर के ऊपर टकराती हैं, उस टकराट के द्वारा वो सारी की सारी गर्मी कांच ले लेती है और अंदर संजो करके रख लेती है। उस फसल को वो ताप मिल पाता है जितना उसे ताप की आवश्यकता है। उस ताप के आधार पर वो जितना भी उस कांच के घर के अंदर ताप होता है, वो ताप वापस रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कांच के द्वारा वापस बाहर नहीं निकलता है। तो इस तरह से जो शीत प्रदेशीय क्षेत्र हैं वहां पर फसल के उत्पादन के लिए हरित गृह प्रभाव का एक देखा गया है, जिसमें फसल का उत्पादन किया जाता है। तो इस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं और उसे वापस
वायुमंडल में भेज देती हैं, तो वो प्रभाव दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस सभी प्राणियों द्वारा छोड़ी जाती हैं, वाहनों द्वारा उत्सर्जित होती हैं, औद्योगिक द्वारा उत्सर्जित होती हैं। ये गैसों की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उस ताप वृद्धि के कारण जितने भी हमारी जो ताप सूर्य से पृथ्वी की ओर आता है, वो पृथ्वी उस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भेदित नहीं की जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उस ताप को भेद नहीं सकता है। इस कारण जो पृथ्वी का ताप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। तो यह हरित गृह प्रभाव है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पृथ्वी से बाहर निकलने वाली दीर्घ तरंगों को वो धरती अवशोषित कर लेती है और गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। इस हरित गृह प्रभाव में हम के आधार पर हम देखते हैं कि वैश्विक तापमान में जो ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही देखा जाता है, इसके लिए सबसे ज्यादा विकसित देशों में अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पर औद्योगिकीकरण अधिक हो रहा है और विकासशील देश उनकी होड़ में दिन प्रतिदिन ऐसे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें जो वायुमंडल के अंदर रहती हैं, उन वायुमंडल के रहने के आधार पर हम देखते हैं कि वैज्ञानिक निष्कर्ष के आधार पर विश्व तापमान में लगभग 0.2 सेल्सियस की वृद्धि हो रही है और 20वीं सदी में पृथ्वी का तापमान 0.5 सेल्सियस बढ़ सकता है। यह ऐसी वैज्ञानिक संभावनाएं रही हैं। और मौसम संगठन के आधार पर देखें, 1990, 1995, 1997, 1998 के अंतर्गत सर्वाधिक गर्म विषय के रूप में घोषित, सर्वाधिक गर्म वर्ष के रूप में इसे घोषित किया गया है। और 21वीं शताब्दी में धरती का औसत जो तापमान है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बढ़ने की संभावना है। विश्व तापमान में वृद्धि के आधार पर हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यापक परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों में जल स्रोतों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई है, क्योंकि जितना ताप होगा, सूर्य के प्रभाव के ताप से जितने भी जल स्रोत हैं वो वाष्पीकरण की क्रिया करेंगे, बादलों का बनना और वर्षण होना। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो दिन प्रतिदिन ऋतु को, चक्र को बदल देती हैं। जिस ऋतु में वर्षा होती है उस ऋतु में वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा का जो काल है वो शरद ऋतु में भी देखा जा रहा है, ग्रीष्म ऋतु में भी देखा जा रहा है और बसंत ऋतु में भी देखा जा रहा है। ये सारे परिवर्तन ही हमारे प्राकृतिक जो ऋतुएं हैं उनके ऊपर भी प्रभाव डाल रही हैं। सबसे बड़ा कारण है, अमेरिका के वैज्ञानिक जॉर्ज बुल्डेन के अनुसार उपमहाद्वीप में मानसून की वर्षा की समाप्ति हो जाती है। बढ़ती गर्मी के कारण अल नीनो का प्रभाव से वृद्धि होती है और चक्रवातों में आवृत्ति होती है। चक्रवात जो देखते हैं कि आप जो समुद्री क्षेत्र में चक्रवात आते हैं और इसी के आधार पर साउथ का जो एरिया है, भारत में जो दक्षिणी एरिया है, वहां पर हमेशा बारिश होती है। उसका प्रभाव यही है कि सूर्य के तापमान का ज्यादा से ज्यादा होना, उस सूर्य के तापमान के द्वारा फिर बादलों का बनना और बादलों का वर्षण होना। तो ये प्रक्रिया हमारे जो ऋतुओं में परिवर्तन कर देती है। भूमंडलीय ताप में सबसे ज्यादा हानिकारक गैसों के रूप में हमने इस विषय पर चर्चा करी थी और दोबारा इस विषय में चर्चा करी जा रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा हानिकारक के रूप में काम आ रही है और सर्वाधिक लगभग 55% कार्बन डाइऑक्साइड वर्तमान में मौजूद है, जो वायुमंडल की सांद्रता को स्थिर रखने में का प्रयास है, जो निरंतर प्रकृति के स्तर पर हो रहा है। इसी के आधार पर जंगलों का काटना व दहन, ये भी एक तरह से भूमंडलीय ताप की वृद्धि में सहायक है, क्योंकि जितने ज्यादा जंगल काटे जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी ही बढ़ती जा रही है। दहन, जंगलों का जो जलना हो रहा है उससे जो निकलने वाली गैसें हैं वो भी भूमंडलीय ताप में वृद्धि कर रही हैं। फिर इसके बाद आती है बात ईंधन के रूप में जैव खंडन जलाने से। ज्यादातर घरों में ईंधन के रूप में जब जैव खंडन करे जाते हैं, विकसित देशों के अंतर्गत तो नहीं होता, ये चीज नहीं देखी जाती है। ज्यादातर विकासशील देशों के अंतर्गत देखा जाता है कि जहां गरीब जनता है आज भी ईंधन के रूप में कोयला, लकड़ी इनका प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा वो अपना भोजन पकाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस
जो वायुमंडल में पहुंच जाती है। यह भी एक भूमंडलीय ताप वृद्धि का मुख्य कारण रहा है। मीथेन है, मीथेन गैस वायुमंडल में अनेक स्रोतों के रूप में आती है, जिसके अंतर्गत ज्यादातर सड़ने, जलने, गलने तथा मुख्य जो जुगलकारी जो दीमक है, जो स्तनपायी जीव है, उनके मुख से ये मैथेन जो CH4 के द्वारा जानी जाती है वो गैसेस निकलती हैं। मीथेन गैस के प्रमुख कारणों में नाइट्रस ऑक्साइड गैस का भी अपना अहम योगदान है। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये भी भूमंडलीय ताप वृद्धि में सहायक है, जिसके अंतर्गत कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन के परमाणु के संयोग से उत्पन्न होती है। वायुमंडल में गर्मी की उत्पन्न करने की दृष्टि से क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपेक्षा 14,000 गुना अधिक वृद्धि करती है। आप देख लीजिए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा ज्यादा होने से 14,000 गुना अधिक गर्मी कर देना मुख्य रूप से तापमान में वृद्धि कर देना ही है। इसी तरह से ओजोन गैस है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। वायुमंडल में ताप बढ़ने से 9% इसका योगदान रहा है और इसकी जो उष्णीय क्षमता है लगभग 430 गुना अधिक बढ़ती जा रही है। भूमंडलीय वृद्धि के कारण हरित गृह प्रभाव के कारण उत्पन्न बहुत सारी समस्याएं जिसमें सहायक रही हैं, जिसमें कोयला है, लकड़ी है, खनिज तेल का ज्यादा से ज्यादा दहन करना, श्वसन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का पहुंचना, ज्वालामुखी उद्गार, क्योंकि जहां ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के द्वारा वो ज्वालामुखी भी तभी एक ज्वाला के रूप में विस्फोट करते हैं जब नीचे का ताप, पृथ्वी के चट्टानों का ताप बढ़ता चला जाता है। ज्वाला के रूप में पहाड़ के ऊपर से चीजें निकलती हैं, एक सुरंग के रूप में निकलती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की धातुओं को इधर उधर उस ज्वालामुखी में से निकल करके अलग अलग क्षेत्रों में चली जाती है। उस पहाड़ी ज्वालामुखी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में देखी जाती है। ज्वालामुखी का भी उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज और विभिन्न हानिकारक गैसेज भूमंडलीय ताप की वृद्धि में सहायक रही हैं। इसी के साथ साथ ही हम देखते हैं नाइट्रस युक्त उर्वरकों के उपयोग से भी, ईंधन के उपयोग से भी वायुमंडल के तापमान में वृद्धि रही है। इसका प्रमुख जो प्रभाव है वो देखा जाता है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों का आविष्कार, अफ्रीका में इसका अधिक फैलाव देखा गया है। जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसके आविष्कारक में इसका प्रभाव देखा गया है। आर्कटिक क्षेत्रों में शीत ऋतुओं में अधिक तापमान और भूमि क्षेत्रों में भीषण गर्मी का पड़ना, यह भी एक भूमंडलीय ताप का प्रभाव है। फिर अगला देखते हैं हम, हिमाच्छादित जो क्षेत्र है, क्योस्फियर के नाम से जाना जाता है, ताप बढ़ने से सर्वाधिक प्रभावित प्रदर्शित करते हैं, जिससे बर्फ का पिघलना। अब हिम जो क्षेत्र है, हमारे जो हिमखंड हैं, जो हमारे पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हैं, इस संतुलन के आधार पर हम देखते हैं कि जो हमारे हिमखंड है वो दिन प्रतिदिन पिघलते जा रहे हैं और समुद्र के स्तर को बढ़ाते जा रहे हैं। ये एक प्रभाव हम भूमंडलीय ताप वृद्धि के अंतर्गत देखते हैं। फिर पूर्वी और दक्षिणी एशिया में ग्रीष्म ऋतु के काल में मानसून में अतिवृष्टि होना, ग्रीष्म ऋतु के और में ये देखा जाता है कि बाढ़ का आना, ये भी एक भूमंडलीय ताप में वृद्धि के कारण ही होता है और इसके नियंत्रण के लिए उपाय बहुत ज्यादा किए गए हैं। विश्व स्तर पर भी इसके उपाय किए गए हैं, जिसमें रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ जो कि 1992 में हुआ, क्योटो कॉन्फ्रेंस 1997 में की गई और इसके अंतर्गत ये देखा गया, इस आयोग ने, विश्व स्तरीय आयोग ने इस सम्मेलनों में चुना कि हमें अमेरिका तथा जापान जैसे विकासशील राष्ट्रों को स्पष्ट दृष्टिकोण के आधार पर पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही व्यापक पैमाने पर हो रहे वन विनाश को रोकने के लिए इसका विस्तार किया गया। इस सम्मेलन में कई पर्यावरणीय समस्याओं को के साथ साथ हरित गृह प्रभाव पर मुख्य रूप से भूमिका अदा की गई, उसके प्रभाव को रोकने का प्रयास किया गया। फिर आती है बात जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जलवायु का परिवर्तन, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन विभिन्न रूपों में देखा जाता है। जलवायु परिवर्तन जैसे कि ठंडे प्रदेशों में लू का चलना, यह भी एक जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। हम देखते हैं कि जो ताप है, प्रकाश है, दाब है, इसके अंतर्गत और आर्द्रता में जब परिवर्तन आ जाता है तो जलवायु परिवर्तन कहलाता है। प्रकृति में दाब भी काम करती है, ताप भी काम करता है
और आर्द्रता भी काम करती है और वर्षा भी काम करता है। ये जब पांचों अलग अलग दशाओं के रूप में, मौसमी दशाओं के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, तब जलवायु परिवर्तन होता है। अब इसके लिए हमें तापमान बदलने के लिए प्राकृतिक नियम एवं इंसानों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ये देखा जाता है कि वर्तमान में वैश्विक औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द है और जो भूतकाल में लगभग इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक उच्च तथा 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक निम्न में देखा जा सकता है। इसी के साथ ही किसी भी स्थान के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन सभी पर्यावरणीय घटकों में, जैसे समुद्र में, बर्फ में, झील में, आदि स्थानों में भी और नदियों में भी इसका प्रभाव देखा जाता है जलवायु परिवर्तन का। जो अलग विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं वो इसके अंतर्गत विचरण करते हैं, जो समुद्र के अंदर विचरण करते हैं, उनके 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 अलग अलग तरह के विकृतीय रूप सामने आए हैं, वो भी जलवायु परिवर्तन के आधार पर ही हैं। तापमान को अगर हम देखें, वर्तमान में रिकॉर्ड देखते हैं तो 20वीं शताब्दी में वैश्विक तापमान में वृद्धि जो हुई है 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हुई है और तापमान बढ़ने से समुद्र के जल के आयतन, जो उसका आयतन स्तर है वो भी बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो विभिन्न रूपों में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें सूखा पड़ने से कृषि उत्पादन में कमी हुई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। दूसरा अन्य देखें तो बर्फ से ढकी हुई जमीन का तापमान 1980 के दशक से लेकर अब तक करीब 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बढ़ चुका है और इसी के आधार पर हम देखते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और उत्तरी गोलार्ध में फैली बर्फ, जब उसकी परत 1900 में करीब 60% के आसपास कमी आई है, वर्तमान में इसकी कमी और देखी जा रही है। गर्म दिन और गर्म रातें, गर्म लू ज्यादा होना, गर्म दिन होना, गर्म रातें होना, सर्दियों के मौसम में भी कभी कभी ऐसी प्राकृतिक रूप में हम महसूस करते हैं कि जो रात का जो समय है वो गर्म दिन के रूप में है, गर्मी के रूप में है। सर्दी में भी कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, वो ठंडे पेय पदार्थ पीने के लिए आतुर रहता है। तो इस तरह के जो परिवर्तन हम देखते हैं वो जलवायु परिवर्तन के आधार पर है। जलवायु परिवर्तन को हम अपने द्वारा अगर आंकें, ये तो वैज्ञानिक रूप में तो अलग अलग रूप बताए गए हैं, पर तो अगर हम स्वयं के आधार पर देखें जलवायु परिवर्तन तो ये बहुत सारी हैं। सर्दी में भी आइसक्रीम जैसी ठंडी चीजों को खाने का मन करना। दूसरा, सर्दी में जब हम व्यक्ति स्वेटर पहनता है, सर्दी की ऋतु में जब व्यक्ति स्वेटर पहनता है वो स्वेटर को ज्यादा मात्रा में न पहनकर बहुत हल्का लाइट स्वेटर पहनने का आदी हो चुका है। तो इस तरह की ऐसी विभिन्न प्रकार की चीजें हमें आम जिंदगी में देखने को मिलती हैं। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों में जो तूफान है ध्रुवों की ओर खिसक जाते हैं, तापमान, वर्षण, हवाओं के पैटर्न में भी भारी बदलाव आए हैं। तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन भी विभिन्न रूपों में होता है। और इसमें जो दक्षिणी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन ज्यादा देखा जाता है। भूमध्य सागर, दक्षिणी एशिया के अंतर्गत सूखा पड़ना, ये भी एक तरह का जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन अगर विश्व स्तर पर आंकी जाए तो बहुत ज्यादा है। विकसित देशों में विकसित देशों का प्रभाव इसके जलवायु परिवर्तन में ज्यादा देखा जाता है, न कि विकासशील देशों में, क्योंकि विकसित देशों में वो सारे प्रकृति के विरुद्ध कार्य किए जाते हैं जो कि पर्यावरण के संकट को, पर्यावरण के संरक्षण पर कई तरह के सवाल खड़े कर देते हैं। इसी में हम देखते हैं कि जो पर्यावरणीय परिवर्तन के अंतर्गत सबसे बड़ी जो बात आती है वो है कीड़े मकोड़ों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ना। इसका भी ताप वृद्धि के आधार पर देखते हैं, क्योंकि जहां ताप वृद्धि होती है तो वहां पर उष्णन एवं प्रजनन की क्षमता ज्यादा बढ़ती है और जनसंख्या वृद्धि भी जलवायु परिवर्तन का ही एक मुख्य कारण रहा है। फिर आती है बात अपनी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो कि एक तरह की एक परत है जो कि हमारे वायुमंडल में अलग अलग रूपों में देखी जाती है। ये परत जो अल्ट्रावायलेट रेजेस है, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको रोकने में सहायक सिद्ध होती हैं।
ओजोन परत का अनुमान है हमारे जो पृथ्वी के चारों ओर 800 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु में उपस्थित होती है। 800 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर की अगर हम दूरी देखें, ये पृथ्वी से ऊपर के स्तर की दूरी है जो कि ओजोन लेयर की है। और इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें कई मंडलों को पार करना होता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे पराबैंगनी किरणों का जो सूत्र है आपके सामने दिया गया है, O2 मतलब अल्ट्रावायलेट O+2 मतलब ऑक्सीजन के 2 अणु, जब ऑक्सीजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं तो ओजोन गैस बनती है। अल्ट्रावायलेट रेजिस से लेकर के बनती है। ऑक्सीजन जब बनता है वो भी अल्ट्रावायलेट रेजिस से O+O=2 एंड एक ऑक्सीजन का परमाणु और 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर O3 जो कि ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। इस ओजोन गैस के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये ओजोन परत ओजोन गैस से कैसे प्राप्त होती है और ये ओजोन गैस किस तरह से कार्य करती है। ओजोन लेयर को अगर जानना है, ओजोन लेयर के बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले हमें 6 प्रकार की लेयर के बारे में जानना होगा जो हमारी पृथ्वी से ऊपर के क्षेत्र में होती है। ट्रोपोस्फियर जो कि सबसे ऊपरी परत है, जो पृथ्वी से सबसे निचली परत है, जो पृथ्वी से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। यहाँ पर गैसेस होती हैं, गैसेस के अंदर जलवाष्प है, धूल के कण है, ये इस क्षोभ मंडल के अंतर्गत होते हैं। जो जितने भी आपको धूल के कण, आपको कई बार देखा होगा कि बादलों का जो समूह है, बादलों के समूह के नीचे का जो समूह है वो सारे धूल के कणों के आधार पर ही होता है। और वो धूल के कण जो जलवाष्प है, जो बादल हैं, वो सारे के सारे इस क्षोभ मंडल के अंतर्गत मंडल पर ही रहते हैं। इसका जो वायु दाब है जो 3/4 के आसपास माना जाता है। बादलों का बनना, वर्षा आना, आंधी आना, तूफान आना, हवाओं का चलना, इसी परत का कार्य है। क्षोभ मंडल ही इन सारी परतों का कार्य करता है। फिर आता है ट्रोपोपोज, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं, जिसे बोलते हैं क्षोभ सीमा। ये लगभग 16 से 18 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के आसपास है। पृथ्वी से 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानी गई है और इसकी जो परत होती है वो 2 किलोमीटर मोटी मानी गई है। क्षोभ सीमा की जो परत है वो 2 किलोमीटर की मानी गई है और इसके जो लक्षण है लगभग क्षोभ मंडल जैसे ही है। वहां भी मुख्य गैसों का रहना है, जिसमें बादलों का भी रहना है। तो इस तरह से समताप मंडल एक मध्य परत के रूप में कार्य करती है। फिर है ट्रोटोस्फियर, जिसके अंतर बोलते हैं हम समताप मंडल नामक। इस परत पर तापमान समान रहता है और समताप मंडल में हल्की बाहुल्य की गैसें, जिनका वजन बहुत हल्का होता है, जिनका आयतन बहुत हल्का होता है, वो इस समताप मंडल के अंतर्गत आती हैं और यह पृथ्वी से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आता है आपका ओजोनोस्फियर। ओजोन मंडल पृथ्वी से 32 से लेकर के 80 किलोमीटर की दूरी है। पृथ्वी से 32 से 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो ओजोन लेयर की है। यह सबसे मोटी परत मानी जाती है। सारी परतों में से ओजोन लेयर सबसे मोटी परत है और इस परत में तूफान नहीं आते हैं, आंधियां नहीं चलती है। सबसे मुख्य कारण है इसमें न तो तूफान आते हैं न आंधियां चलती हैं। ये भाग एक ओजोन गैस की बहुत मोटी परत के रूप में होती है। ये सूर्य से आने वाली जितनी भी पराबैंगनी किरणें हैं उनको अल्ट्रावायलेट रेजिस को रोक लेती है और फिर वो प्रकाश को धरती पर भेजती हैं। इस तरह से जितनी भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको ये ओजोन लेयर अवशोषित कर लेती है और सूर्य को किरणें को जीवों को हानि नहीं पहुंचती है। इसी कारण सूर्य की किरणें जो हम लेते हैं, उस सूर्य की किरणों में आप जानते हैं कि सूर्य के अंदर जो सूर्य का जो प्रकाश निकलता है, जो धूप निकलती है, उसमें विटामिन डी मिलती है, जो मानव के जीवन के लिए मानव के जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। तो ओजोन मंडल एक ऐसा मंडल है जिसके अंतर्गत जितनी भी हानिकारक गैसेस उसका अवशोषण होता है। फिर बात आती है आयन मंडल की, इनोस्फीयर आयन मंडल, ये एक अवशेष मुक्त कण के रूप में कार्य करती है और ये इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी से 640 किलोमीटर के आसपास मानी गई है। इस ओजोन लेयर के अंतर्गत और आयन मंडल के अंतर्गत ये देखा जाता है कि इसमें चुंबकीय क्रियाएं होने के साथ साथ प्रकाश में तारों का चमकना
प्रकाश में उत्पन्न होना, ये विद्युतीय चुंबकीय क्रियाएं जितनी भी होती हैं वो आयन मंडल के अंतर्गत होती है। आप देखती हो कि बारिश के समय में बिजली का कड़कना, ये भी आयन मंडल के अंतर्गत ही आता है। फिर आती है बहिर्मंडल, जो कि सबसे ऊंची परत है, जो पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। एक्सोस्फीयर के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जितने भी वायुमंडल में सबसे ऊपरी भाग में निर्मित है, और यहाँ पर वायु सबसे ज्यादा हल्की होती है। हल्की होने का कारण है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की हानिकारक गैसों का नहीं होना है, और यहाँ पर जो क्षमताएं हैं वो बहुत अलग होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 6 लेयर के अंतर्गत, 6 लेयर का अपना अपना एक अलग अलग कार्य है, अपने अलग अलग रूपों में ये कार्य करती हैं। उसमें ओजोन लेयर मुख्य रूप से कार्य करती है, जो कि जितनी भी हानिकारक गैसेज है उनका अवशोषण करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आगे आने वाले समय में, वर्तमान में इसका छिद्र हो चुका है और वो छिद्र बढ़ता जा रहा है। उसका भी प्रमुख कारण रहा है ओजोन परत के क्षरण के आधार पर, जिसमें हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में काफी कुछ सुना है, जो कि प्रशीतकारी चीजों से गैसेस निकलती है, वो ओजोन लेयर के छिद्र को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। फिर आती है बात आपकी ओजोन लेयर के संरक्षण के उपाय की। ओजोन लेयर की जब संरक्षण की बात आती है तो उसके अंतर्गत हमें कई प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता है, जिसमें ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन परत की क्षीणता के खतरे को कम करना सभी देशों में ध्यान आकर्षित किया गया है, और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इस समस्या की मुक्ति के लिए गंभीर चिंतन भी किए गए हैं। सीएफसी में लगभग 29%, यूरोप व रूस में 14% इसका उपयोग किया जाता है। इसकी तुलना में भारत में, चीन में सीएफसी की कुल उपयोग करने की मात्रा केवल 2% से कम में आती है। सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल में हुए इस समझौते के अनुसार लगभग 2000 तक ओजोन घातक रसायनों के उपयोग को पूर्णतः बंद करने के लिए सोचा गया है। विश्व के वैज्ञानिकों एवं पर्यावरणविदों ने इस के अंतर्गत 1985 में वियन सम्मेलन प्रथम सार्थक प्रयास रहा है। इसके अंतर्गत विकसित देशों के अंतर्गत सीएफसी उत्पादन में लगभग 2000 और विकासशील देशों में 2010 तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग दिवस के रूप में हम किसी भी चीज की महत्ता को जानने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं, ताकि हम उसकी महत्ता को पहचान सकें, जान सकें। जो 16 दिसंबर है ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और भारत ने, वैज्ञानिकों ने भी सीएफसी के 2 विकल्प, जैसे हाइड्रोक्लोरोकार्बन जिसमें 22A और हाइड्रोक्लोरोकार्बन 134A बनाने की एक प्रौद्योगिकी विकसित की है। यूनिट पे, जो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अनुसार 5 अक्टूबर को ओजोन सुरक्षा दिवस और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, आप ध्यान दीजिएगा, जो ओजोन सुरक्षा दिवस है वो 5 अक्टूबर को है, और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत के रूप में इसको हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हमने जाना कि ओजोन लेयर है वो कितना हमारे लिए लाभप्रद है। अगर हमें ओजोन लेयर को बचाना है, उसके छिद्र को पुनः बंद करना है, तो उसके लिए हमें ऐसी प्रचितकारी चीजों का उपयोग करना चाहिए, परंतु उतना ही सीमित मात्रा में करें, ताकि हम पर्यावरण में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना कर सकें। धन्यवाद।